अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फहद हुसैन। नाज़रीन, आज पीडीएम ने अपनी हुकूमत मुखालिफ मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। दूसरा उसका जो मरहला है, पेशावर में अब से कुछ देर पहले ही अपोजिशन इत्तेहाद का जलसा जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ, मगर आज ही एक और अफसोसनाक खबर ने इस जलसे की रौनकें कुछ हद तक मांद कर दी, जब खबर आई कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की वालदा माजिदा लंदन में इंतकाल कर गई। मैं आपसे आज बात करना चाहती थी, आपको मिलने आई थी, लेकिन अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि लंदन में मेरी दादी का इंतकाल हो गया है। तो मैं माजरत चाहती हूँ कि मैं आज आपसे बात नहीं कर सकी। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरी दादी जो इस वक्त अल्लाह ताला के पास चली गई हैं, उनके लिए दुआ फरमा दीजिए और मियाँ साहब की सेहत और जिंदगी के लिए दुआ कर दीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, इस जलसे में और इस मुहिम के हवाले से मैं कुछ देर में आपसे मजीद बात करता हूं, लेकिन पहले यहां मैं आपके सामने चंद गुजारिशात रखना चाहता हूं। देखिए, मैं कई हफ्तों से बार बार एक बात करता आ रहा हूं अपने कॉलम्स के जरिए, इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, और वो ये कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो सियासी कशीदगी का माहौल है, जो एक नफरतों का बाजार गर्म है, ऐसा बाजार जिसमें गालियां बिकती हैं, इस माहौल में सियासत कम और दुश्मनी ज्यादा हो रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सियासत में के भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ तकाजे होते हैं, और इससे बढ़कर नाज़रीन इंसानी इक़दार होती हैं और हमारे माशरे की रिवायात होती हैं। ये तमाम उसूल और इक़दार और तकाजे और रिवायात, ये हमारे आपस के जो लेन देन है और हमारे जो बाहमी रिश्ते और नाते हैं, उनकी हुदूद का तयन करती हैं। अगर ये टूट जाएं या ये रोन दिए जाएं तो फिर पूरे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। और मुझे इसी बात का खदशा है, डर है, खौफ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सियासी नफरतों ने इन इक़दार और इन रिवायात को कुचल डाला है। और अगर ऐसा है नाज़रीन, अगर ऐसा है तो अभी ये दरारें जो हमें अपने माशरे में नजर आ रही हैं, ये जो करख्तगी जो हमें अपने जानने वालों की आवाज में सुनाई दे रही है और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों की बातों में गूंजती हुई नजर आ रही है, ये दरारें जो हैं वो गहरी होती जा रही हैं और माशरे के अक्सर तबके जो हैं वो इस नफरत भरी ग़िज़ा पर पलने पर मजबूर हो रहे हैं। अभी आपने सुना कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उन्होंने आज के जलसे में क्या कहा। इसके बाद इन्होंने 2 ट्वीट्स भी की और उसमें उन्होंने नाज़रीन ये कहा, लिखा उन्होंने कि मियां साहब के सर से मां का दुआओं भरा साया उठ गया है। दादी के इंतकाल की खबर मुझे फोन सर्विसेज मुअत्तल होने की वजह से 2 घंटे ताखीर से मिली, जिसके बाद मैं फौरन लाहौर के लिए रवाना हो गई। मेरे वालिद और घर वाले बार बार राब्ते की कोशिश करते रहे, मगर राब्ता न हो सका। किसी हुकूमती शख्स में इतनी इंसानियत नहीं थी कि मुझ तक दादी की वफात की इत्तला पहुंचा दे। मैंने मियां साहब को दरखास्त की है कि बिल्कुल वापस ना आए। ये जालिम और इंतकाम में अंधे लोग हैं जिनसे किसी भी किस्म की इंसानियत की तवक्को नहीं है। ये ट्वीट की मरियम साहिबा ने। अब मुझे नाज़रीन ये नहीं मालूम कि ये जो कुछ उन्होंने कहा और जो इल्ज़ाम उन्होंने हुकूमत पर लगाया है वो वाकई हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर किया या नहीं किया, मगर इशू ये नहीं है। इशू यह है कि सियासी दुश्मनी से ये जो लदा हुआ हमारा माहौल है, इस माहौल की वजह से नाज़रीन नौबत यहां तक आ गई है कि एक दूसरे की बुनियादी इक़दार और इंसानियत के ज़ाब्तों पर शक होना शुरू हो गया। मुझे खुशी हुई है ये देखकर कि वज़ीर आज़म इमरान खान और कुछ हुकूमती वज़रा ने मियां साहिबान की वालदा की वफात पर इजहार अफसोस किया है, मगर इशू ये नहीं है। इशू ये है कि ये भी लोग पूछ रहे थे कि क्या हुकूमती लोग वाकई में इस अफसोस का इजहार करेंगे। यानी नाज़रीन सोचें जरा, आज के पाकिस्तान का हाल ये हाल हो गया है या कर दिया गया है कि खुशी गमी के तकाजे भी सियासत की भीड़ चढ़ते जा रहे हैं। ये ट्रेंड हमारे माशरे के लिए किसी जहर से कम नहीं है। अच्छा, अब आ जाए जरा बात करते हैं थोड़ी सी आज के जलसे की। मुझे इसमें कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं मिली, मगर मरकजी लीडरों ने
جو ان کا لب و لہجہ تھا وہ سخت ہی رہا. سنیے ذرا. اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے. یہ جنوری تک کے مہمان ہیں. جنوری ان کا آخری مہینہ ہے. پھر ان سب کو گھر جانا پڑے گا. آپ کا رائے چلے گا نہ پنڈی کا رائے چلے گا نہ پارا کا رائے چلے گا. اگر فیصلہ کریں گے آپ فیصلہ کریں گے. آگے بڑھنا ہے اور ان کے اس اقتدار کے قلعے کو فتح کرنا ہے. ان کو یہاں سے ذلت و رسوائی کے ساتھ نکالنا ہے. جنگ کا اعلان کر چکے ہیں. اب میدان جنگ ہے. میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہے. آج کے افسوسناک خبر کی وجہ سے مریم صاحبہ اور میاں نواز شریف تو تقریر نہ کر سکے, جس کی وجہ سے شاید اس جلسے میں وہ گھن گرج دیکھنے کو یا سننے کو نہیں ملی جو اب تک گزشتہ جلسوں کی زینت بنتی رہی ہے. یعنی کہ ناظرین, اب دباؤ اگلے جلسے پر زیادہ بڑھ گیا ہے اور کچھ حد تک پی ڈی ایم پر بھی, کیونکہ اس جلسے کی کسر اب پی ڈی ایم کو ملتان کے جلسے میں نکالنی پڑے گی. معاملہ کچھ یوں ہے کہ دیکھیے, جلسے کا امپیکٹ ہونا چاہیے, اس میں سے کوئی سلگتی ہوئی سرخی نکلنی چاہیے, اس کی کوئی شاک ویلیو ہونا چاہیے, تبھی سیاسی میدان میں کچھ ہلچل مچتی ہے اور مخالفین کے اوپر پریشر آتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو کبھی جلسے کا اثر جو ہے وہ چند نیوز بلیٹنز اور ایک شام کے ٹاک شوز کی مار بن کے رہ جاتا ہے. آج کے جلسے سے کس کو کتنا فائدہ ہوا اور کس پر دباؤ میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا, اس پر ہم بات کریں گے. چند بہت ہی اہم مہمان میرے ساتھ موجود ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. تعارف کراتا ہوں, دو مہمان مجھے جوائن کر رہے ہیں, قابل احترام ہے دونوں بہت زیادہ. ملیکہ بخاری صاحبہ میری پہلی مہمان ہے, رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں. میرے دوسرے مہمان ہیں جناب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. محسن صاحب, یہ جو معاملہ ہے یہ کیا آپ کو شو کر رہا ہے؟ یعنی کہ جلسے پہ تو ہم آتے ہیں, لیکن کیونکہ مریم صاحبہ نے اس طرح کی ٹویٹ کی ہے, یعنی مجھے تو بڑا دکھ ہوا یہ ٹویٹ دیکھ کر. کیا آپ کا کیا رد عمل ہے اس پہ؟ دیکھیے فہد صاحب, یہ بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ بیسیکلی مزاج ہے, یہ ان کے رویے ہیں اور یہ وہ رویے ہیں جنہوں نے پاکستان کو, اور آپ نے بالکل اپنے انٹرو میں ٹھیک کہا کہ پاکستان کو ڈس انٹیگریشن اور پاکستان کی جو سوشل ڈس انٹیگریشن ہے, آپ کی سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا. گھروں میں جس طریقے سے نفرتیں پھیل گئیں اور وہ نفرتیں ٹرانسلیٹ ہو کے سیاسی پارٹیز میں بھی آ گئیں, اور یہ بیسیکلی فرام دا ٹاپ سٹارٹ ہوا جب لوگوں کو اس حد تک کہا گیا کہ تمہیں گریبان سے پکڑ کے گھسیٹیں گے. جو 126 دنوں کی دھرنے کی جو زبان تھی, بیسیکلی وہ جو طوفان بدتمیزی تھا, وہ فاؤنڈیشن ہے اس پاکستان کے, آج کے پاکستان میں جو بدتمیزی ہو رہی ہے, جو انتقام کی سیاست ہو رہی ہے, یہ روایت وہاں سے پڑی تھی. اور ہم اس وقت سیاست میں, میرا وہ پہلا ٹینیور تھا بحیثیت MNA, اور ہم نے وہ سارا 126 دنوں کا دھرنا لائیو ٹرانسمیشنز کر کے دیکھی, اور ہم یقین مانیے کہ ہم حیران ہوتے تھے. اور ہماری پارٹی میں مسلم لیگ نون میں آپ دیکھیں گے کہ 2013 سے 18 تک اس طرح کے رویے سامنے نہیں آئے. 2018 کے بعد ہمارے لوگ بھی ووکل ہو گئے, ایگریسو ہو گئے اور سخت باتیں کرنا شروع ہو گئے. اور یہ اس کا نتیجہ جو تھا یہ انہی ایکشنز کا تھا کہ گورنمنٹ نے ہمیشہ اپنے سیاسی مخالفین کو اس طریقے سے لیا کہ جس طرح وہ نہ انسان ہیں, نہ ان کی کوئی روایات ہیں, نہ ہمارے مورلز ہیں, نہ ہمارے ایتھکس ہیں. اور ہم اس حد تک چلے جاتے تھے کہ بڑا انفارچونیٹ ہے, میں آج تک پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں, بہت کم ہوتا ہے آپ میرے سے سنیں گے کہ میں نے اپنے سیاسی مخالفین پہ کوئی اس طرح کی گفتگو کی ہو جو بلو دا بیلٹ ہو. میرے سیاسی حریف بھی مانیں گے کہ میں کوشش کرتا ہوں, لیکن بٹ ایٹ ٹائمز مجھے خود اپنے آپ کو اس طرح سے رکھنا پڑتا ہے کیئرفل کہ میں اگلے بندے کو میسج دے دیتا ہوں کہ بھائی مجھ سے بدتمیزی مت کریں. میں شو سے پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں کہ آپ مجھ سے کریں. لیکن جو مریم بی بی نے کہا یہ وہی بات ہے کہ جب ان کی والدہ بیمار ہوئی تو سینئر وزراء جو ان کے منسٹرز ہیں انہوں نے کس قسم کی گفتگو کی اور کس طرح کی باتیں کی. ان کی والدہ کی جب ڈیتھ ہوئی اور تب کس طرح کی گفتگو ہوئی.
उनको जेल में रखा गया, उनसे जेल में क्या रवैया इख्तियार किया गया। मोहसिन साहब मैं जरा मलिका साहब से इसका रद्द-ए-अमल ले लूं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट करके आज मरियम को ये कहने पे मजबूर किया। जी मलिका साहब आपको आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल, थैंक यू फहद। देखिए फहद, आपका सवाल मैंने पहले सुना था, मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। देखिए 2-3 अवाम के सामने हकायक पेश कर, कुछ अहम गुजारिशात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अवाम ने पेश करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी हम अवामी नुमाइंदे हैं, जब भी किसी टॉक शो में आते हैं, अवाम से मुखातिब होते हैं, तो हमें सच्चाई और हकायक पर मबनी बात करनी चाहिए। देखिए पहली बात तो ये है कि फहद, जहां तक आपने सियासत के पस मंजर की बात की, देखिए सियासत का जहां तक पाकिस्तान की सियासत का जो हाल है, जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक पोलराइजेशन है, उसमें पहली बात तो ये है कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 23 साल की स्ट्रगल के बाद हम इक़्तिदार में आए और हमने पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक अहम इशू को रेस किया, वो है एहतसाब का इशू, अकाउंटेबिलिटी का इशू। हमने पाकिस्तान की आवाम को बताया कि पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदों ने पार्लियामान के अंदर आप ही के आइन के ऊपर हलफ उठाकर आप ही के जो आइन है उसकी खिलाफ वर्जी की। और पाकिस्तान मलिका साहब मैं इस पे बात करता हूं, लेकिन ये जो मेरा बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल था ना, पहले मैं उस पे कर लें। ये जो मरियम साहबा ने ट्वीट की है और कहा है कि मुझे 2 घंटे तक हुकूमत ने जान के तो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो इंसिनुएट कर रही है कि मुझे नहीं बताया गया क्योंकि फोन लाइंस डाउन थी, कोई भी हुकूमत जो है, हुकूमती एहलकार जो है वो मुझे ये इत्तला दे सकता था। ये जरा मुझे इस पर रद्द-ए-अमल दें, ये क्या मामला है? मैं सिर्फ इस बात को खत्म कर लूं कि आवाम के पैसों की जामिन होकर जब चोरी की, और ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बसद एहतराम इक्तिदार में रहे, एक दूनों के साथ एक दूनों के ऊपर केसेस बनाए, पाए तकमील तक नहीं पहुंचाए, और इनकी क्विड प्रो को की सियासत के अंदर हम उसके हामी नहीं हैं। हम आवाम को सच्चाई से सब चीजें बताते हैं, एहतसाब का अमल जारी रखते हैं और इनको बताते हैं कि इसका जवाब मुझे दीजिए। एक बात तो ये, जहां तक दूसरी बात, आप मरियम नवाज शरीफ के आज के ट्विटर अकाउंट की बात करें, देखिए मरियम नवाज शरीफ की जो अपनी पर्सनालिटी है, जो उनका अपनी इंटेग्रिटी है, वो क्वेश्चनेबल है। क्यों क्वेश्चनेबल है? कि मरियम नवाज शरीफ जब से सियासत में आई हैं, पाकिस्तान की आवाम को गुमराह कर रही हैं। नहीं, लेकिन मेरा स्पेसिफिक सवाल है ना, इस ट्वीट के हवाले से आपके पास कोई इल्म है कि क्यों नहीं उनको बताया जा रहा था, उनको क्या वजह थी? ये इसके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए मैं आपको उस पर आ रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो एक एज अ खातून औरत कार्ड यूज करती हैं, पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आवाम के सामने सही हकायक नहीं रखती। मलिका साहब एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मैं उस पर भी आता हूँ, हमारे पास टाइम है, आज हम एक जनरल गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन मैं पहले सिर्फ ये सेटल करना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्वीट है इस हवाले से कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि क्यों नहीं उनको बताया जा रहा था? देखिए फहद, अगर आप मुझसे किसी भी सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं, मैं आपका एहतराम करती हूँ, आपको उसको तहम्मुल से सुनना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पेशावर के अंदर एक थ्रेट अलर्ट था कि पाकिस्तान जो पीडीएम का जलसा है उसके अंदर इनकी जानों को नुकसान हो सकता है। आवाम की जानों को तो नुकसान इन्होंने दिलाया, पाकिस्तान की आवाम को तो कोरोना की वबा से लाक किया, लेकिन साथ साथ इनकी जानों को भी नुकसान हो सकता था। दहशतगर्दी का अलर्ट था, तो वहां सिग्नल्स जैम हुए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर ये जिम्मेदारी कैसे आयद होती है कि मरियम नवाज के पास जो जलसे के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर एक गैर जमहूरी, गैर आईनी पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बयानियां कर रही हैं, तो उन तक मैसेजेस पहुंचाएं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुंतखब वजीर आजम है, उनके बारे में जिस किस्म की नाजेबा बातें वो करती हैं। फेयर इनफ, मैं इसको एक, ठीक है, ये आपका पॉइंट, मैं एक ओके मैं इसको सेटल कर लूं, लेकिन हमने जानबूझ कर मोहसिन साहब ये बात, मलिका साहब एक सेकंड, मोहसिन साहब देखिए ये बात मलिका साहिबा की बात में वजन है, ये मैं आखिरी इस पे बात करना चाह रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये वजन उनकी बात में है कि देखिए एक मामलात ऐसे हैं, वहाँ पे सूरत हाल ऐसी थी, अगर सिग्नल्स डाउन हैं, एक जलसा हो रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट कैसे आके इन्फॉर्म करे? यानी ये इस बात में वजन है, मैं मानता हूँ। क्या आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए एक बात मैं आपको वाज़ह करता चलूं कि जब जिस तरह के जलसे हो रहे थे, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो होती है वो बिल्कुल जलसा गाह के बीच में मौजूद होती है। इनके ऑफिशियल्स जो होते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स जो होते हैं, एजेंसीज के ऑफिशियल्स जो होते हैं, वो मौजूद होते हैं और वो बाखबर होते हैं और वो डायरेक्शंस भी ले रहे होते हैं। उनके पास वायरलेस के हैंडसेट्स भी होते हैं और वो पीछे से अपने हेड ऑफिस से, कमांड ऑफिस से डायरेक्शंस भी ले रहे होते हैं। और उनको चाहिए था कि जब उनको इस चीज़ का इल्म हो गया कि मरीम नवाज साहिबा की दादी जो हैं वो इंतकाल कर गई हैं,
تو یہ اگر اطلاع کرنا چاہتے تو رائٹلی وہ کر سکتے تھے, بٹ انہوں نے یہ اطلاع نہیں کی. ان کا الٹیریئر موٹو یہ تھا, میں آپ کو بتا چلتا ہوں, کہ وہ ایک یہ امیج دینا چاہ رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کو علم نہ ہو اور ان سے ہم جلسہ کروائیں, اور جلسے کے بیچ میں ان تک کوئی یہ اطلاع نہ, کسی کو رسائی نہ ہو, اور یہ بات پتہ نہ چل سکے اور وہ تقریر کرے اور ہم کہیں کہ دیکھیں جی ان کی تو فیملی میں ڈیتھ ہو رہی ہے اور یہ یہاں پہ پالیٹکس کر رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ نے بیسیکلی اس چیز کو نیگیٹ کرنے کے لیے یہ میسج دیا ہے کہ یہ کتنا بلو دا بیلٹ اسکول آف تھاٹ تھا گورنمنٹ کا اور ان کے لوگوں کا, جو انہوں نے وہاں پہ یہ حرکت کی ہے. That's a very serious charge ملیکہ صاحبہ, بڑا سیریس چارج ہے. نہیں فہد دیکھیں, میں محسن رانجھا صاحب کا احترام کرتی ہوں, لیکن ان کی ساری اس گفتگو کو مسترد کرتی ہوں. ان کی ساری باتیں مفروضوں پر مبنی ہیں, اس کے اندر کوئی سچائی اور حقائق نہیں ہے. نہ ہم کسی کی والدہ کی موت کے اوپر سیاست کرتے ہیں, نہ کسی کے والد کی صحت کے اوپر سیاست کرتے ہیں, اور نہ کسی کی دادی کی موت کے اوپر سیاست کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا یہ وتیرہ نہیں ہے. آپ خود ہی اپنے خاندان کو اور ان کی اس حالت کو سیاست میں گھسیٹتے ہیں. آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی, پاکستان تحریک انصاف نے, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے, سارے ممبران پارلیمنٹ نے, وزراء نے, سب نے, جو لوگ وہاں پہ تھے اس وقت, سب نے ان کے لیے دعا گو تھے, سب نے ان کا احترام کیا. کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف نے ان کی والدہ کے بارے میں نازیبا زبان استعمال نہیں کی. ان کے والد کی صحت کے اوپر بھی انہوں نے خود ہی سیاست کی, خود ہی اپنے والد کو سیاست کے اندر گھسیٹا, ان کی صحت کو, اور اب حال آپ کے سامنے. اسی طرح دادی کی جو وفات ہوئی ہے اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سارے ممبران دعا گو ہیں, سب احترام کر رہے ہیں, سب میسیجز دے رہے ہیں, سب کنڈولنس کر رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور اس پولیٹیکل سیناریو کے اندر بھی وزیر اعظم پاکستان نے ٹویٹ کیا ہے, میسج دیا ہے کہ دونوں کی جو ماں ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے, کیونکہ سب کی جو مائیں ہیں وہ قابل احترام ہے. تو یہ الزام لگانا دراصل غلط ہے. دیکھیں جیسے ان کے پاس ٹھیک ہے, اچھا اب اس میں ہاں ٹھیک ہے, نہیں یہ آپ کی بات درست ہے. میں نے بھی اپنے ابتدائی میں کہا تھا کہ مجھے اچھی بات ہے کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم جو وزیر اعظم ہیں اور دیگر لوگ ہیں انہوں نے اس حوالے سے افسوس کا اظہار کیا ہے. یہ اور کچھ ہونا ہو, کم از کم کچھ حد تک ایک امید ہوتی ہے کہ ہماری جو سوشل گریسز ہیں وہ بالکل ختم نہیں ہوئی. اچھا اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, میں جلسہ آج میں نے بھی دیکھا, ظاہر بات ہے آپ دونوں نے بھی دیکھا. ملیکہ صاحبہ پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ آپ کے کچھ گورنمنٹ منسٹرز نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی آج کا پشاور کا جلسہ جو تھا وہ فلاپ تھا. یہ کیا آپ سمجھتی ہیں فلاپ تھا؟ کیوں تھا فلاپ؟ دیکھیں فہد, بات یہ ہے کہ چاہے گجرانوالہ کا جلسہ ہو یا گلگت بلتستان کی عوام کے الیکشن کے نتائج ہوں یا ان کا پشاور کا جلسہ ہو, پاکستان کی عوام ہر خطے سے, ہر جگہ سے, ہر ریجن سے, ہر شہر سے ان کو مسترد کر رہے ہیں. دیکھیں مسترد کیا کر رہے ہیں, ان کا پاکستان کے اداروں کے خلاف جو بیانیہ ہے اس کو مسترد کر رہے ہیں, پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف بیانیے کو مسترد کر رہے ہیں, ان کی دہائیوں کی جو مس گورننس ہے, جو ان کی نااہلی ہے, جو ان کی ذاتیات پر مبنی سیاست ہے اس کو بھی مسترد کریں. تو پاکستان کی عوام تو ان کو بارہا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے اوپر دہائیوں حکومت کی لیکن پاکستان کی عوام کو آپ ریلیف نہیں دے سکے. آپ اقتدار میں آئے تھے ذاتیات کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے. لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے ملیکہ صاحب, ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے جو یہ فلاپ کا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں دیگر لوگ بشمول آپ کے مختلف منسٹرز, اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آج میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ نہیں بولے یا مریم صاحبہ نہیں بولیں اور ان کا اتنا امپیکٹ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے جلسہ جو ہے وہ ایک اور لیول پہ پہنچ جاتا ہے. تو یعنی ایک طریقے سے یہ آپ لوگ ایکنالج بھی کر رہے ہیں کہ جو ایکچول سٹار پاور ہے وہ نواز شریف صاحب کا اور ان کی صاحبزادی کا, یہ انڈائریکٹ ایکنالجمنٹ ہے. نہیں دیکھیں فہد, ہم کسی چیز کو ایکنالج نہیں کر رہے. ہمیں کسی ایسے لیڈر سے بالکل بھی کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے یا ان کی کسی بھی پاپولیرٹی سے ہمیں کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے جن کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے کہہ دیا ہو کہ وہ نااہل ہیں, اور جن کی بیٹی کو احتساب عدالت نے کہا ہو کہ آپ نے اپنے والد کو ایڈ اینڈ ایبیٹ کیا تھا ان کرپٹ پریکٹسز. تو ہمارا مقابلہ کس سے ہے؟ ایک مجرم سے, ایک ایسے آدمی سے جن کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے کہا ہے کہ عوام کے ضامن ہوتے ہوئے آپ نے چوری کی اور آپ کے دستاویزات ہمیشہ آپ کی آمدن سے زیادہ تھے. اور کرونا کی وبا کے اوپر بھی اگر آپ موقع دیں گے تو ضرور بات کریں گے, بیکاز آپ میں اس پہ بھی آتا ہوں, اس پہ بھی آتے ہیں, موقف دینا چاہتے ہیں. ڈیفینیشن ہو رہی ہے
मोहसिन साहब, ये जो फ्लॉप का लफ्ज़ है, ये पिछले गुजरांवाला में भी जलसा हुआ, कराची में भी जलसा हुआ और क्वेटा में भी जलसा हुआ, ये पहली बार ये फ्लॉप का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, ये दुरुस्त है? देखिए, ये इनको भी पता है कि जब घरों में फौतियाँ हो जाती हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हमारे सियासी मुखालफीन, जब इलेक्शंस हम भी लड़ते हैं, मकामी हमारी भी रवायात हैं, वैल्यूज़ हैं, अगर हमारे किसी सियासी मुखालिफ के यहाँ कोई डेथ हो जाए, फौतीदगी हो जाए, तो हमें इस चीज़ का इल्म होता है कि अब उसकी तमाम सियासी एक्टिविटीज़ मुअत्तल हो जाएंगी। हमें इस चीज़ का भी इल्म होता है कि उसके तमाम कारकुन और उसके जो तमाम वर्कर्स हैं वो भी अपनी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकेंगे, क्योंकि एक गम का समा होता है और लोग सब सोग की हालत में चले जाते हैं, नारेबाजी नहीं करते, म्यूजिक नहीं चलाते, ढोल ढमक्का नहीं करते, झंडे नहीं लहराते। तो वो सब चीज़ें एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो सोग में मुब्तला हो जाते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि मरियम नवाज जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में एक आइकॉन की उनकी पोजीशन है नवाज शरीफ साहब के बाद। नवाज शरीफ साहब की तकारीर जो होती हैं वो लोग सुनने आते हैं और लोग उनको वेटेज देते हैं। और अगर ये इनका कहना कि नवाज शरीफ साहब का या मरियम नवाज साहिबा के जो स्पीचेस हैं या जो हमारा मौक़िफ़ है उसको लोग नहीं पसंद कर रहे, तो यकीन मानिए लोग मस्जिदों में आजकल दुआएं कर रहे हैं, लोग इज्तिमाओं में दुआएं कर रहे हैं। और यकीन मानिए हम तो हल्के में, मैं आज भी था तो हमें एक दो लोगों ने मुझसे लड़ाई की कि राजा साहब एक दो लोगों की जान चली जाएगी, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, आप दिलेर बने, आप क्यों मतलब इस तरह से डट के। अभी तक अवाम हम पे राजी नहीं हो रही, अवाम का ये फीडबैक आ रहा है कि हमें ज्यादा प्रेशर दिखाना चाहिए लेकिन हम कम प्रेशर दिखा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें मलिका साहबा, ये जो आज मरियम साहबा ने ट्वीट की है उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने जो है वो अपने वालिद साहब को कहा है कि आप जो हैं वो बिल्कुल भी पाकिस्तान वापस मत आएं। यानी ये एक तरफ उनकी वालदा का जनाजा और उनको ये कहना कि यहाँ पे हुकूमत जो है वो ज़्यादती करेगी। अब देखिए ये भी एक वही जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि हमारा ये एक रिलीजियस और कल्चरल फैक्टर्स हैं वो यहाँ प्ले करते हैं। उनके दूसरे साहबजादे मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो भी जेल में हैं, उनके साहबजादे जो हैं वो भी जेल में हैं। ये जनाजा होने जा रहा है, जाहिर बात है, यानी मेरा ख्याल है कि वो उनको इजाज़त दी जाएगी कि वो इस जनाजे में अपनी वालदा का जनाजा जो है या अपनी दादी का जनाजा उसको पढ़ें। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनको ये ख़तरा है कि अगर वो वापस आते हैं अपनी वालदा का जनाजा पढ़ने भी, तो हुकूमत उनके साथ ज़्यादती करेगी। तो ये गलत नहीं है हुकूमत की तरफ से कि आप उनका वालदा का जनाजा है और उस पर भी उनको ये खदशा है, हुकूमत की नीयत पे शक है। देखिए फहद, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश कोट है, उसमें कहा जाता है कि यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम्स बट नॉट ऑल पीपल ऑल टाइम्स। मरीम नवाज शरीफ जो गुफ्तगू कर रही हैं और जिस किस्म की गुमराह कुन ट्वीट्स कर रही हैं उससे हमें बिल्कुल भी हैरानगी नहीं हो रही। देखिए पहली बात तो ये कि अपने वालिद को हिदायत कर रही हैं कि पाकिस्तान की अदालत के फैसले जो हैं उनका एहतराम ना कीजिए, क्योंकि ये अपने वालिद की तारीख को दोहराना चाहती हैं और दोहरा भी रही हैं। वालिद की क़यादत में पाकिस्तान की आला अदालत पे अटैक हुआ था, वालिद की क़यादत में पाकिस्तान की आला अदालत के खिलाफ मुझे क्यों निकाला की मुहिम चली थी। और मरीम नवाज शरीफ भी वालिद को तलकीन कर रही हैं, वालिद को हिदायत कर रही हैं कि पाकिस्तान की अदालत कहते हैं कि आप मफरूर हैं, आप इश्तिहारी हैं, आप वापस आइए, अवाम के सामने, कोर्ट के सामने अपने आप को पेश कीजिए, लेकिन आप बिल्कुल भी वापस ना आइएगा। तो ये गैर आईनी, गैर जमहूरी रवैया रखती हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, तक जहां तक वापस आने की बात है और केसेस की बात है, देखें इनके जो भी केसेस इनके ऊपर हैं, मुझे ब्रेक लेनी था, थोड़ा सा ब्रीफली मुख्तसरन रैप अप कीजिएगा जी। अदालतों के सामने जो इंडिपेंडेंट और आजाद अदालतें हैं उनके सामने ज़ेरे इल्तवा हैं, इनके ऊपर कोई सियासी केसेस नहीं है, ये मार्शल लॉ का दौर नहीं है। यहाँ पे एहतसाब का जो इदारा है वो भी आजाद है, पाकिस्तान का हाई कोर्ट भी आजाद है, पाकिस्तान की आला अदालत भी आजाद है। ठीक है, पॉइंट आ गया, मेरे ख्याल है पॉइंट आ गया आपका। आप उस एंगल से देख रही हैं इसको कि ये कानूनी जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए अगर वो आएंगे तो कानून जो अपनी हरकत में आएगा। बहरहाल नाज़रीन, एक सियासी मामला है, उसके सियासी पहलू जो है वो हमेशा
जो है वो सामने रहते ही हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। तो इस जलसे का जो इम्पैक्ट है या नहीं है, और इसके नतीजे में आने वाले दिनों में जो अगले जलसे हैं, और जो मजमूई तौर पर जो ये मुहिम है, इंतखाबी जो हुकूमत मुखालिफ मुहिम है, ये कहाँ जा रही है, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। जलसे की बात हो रही है तो उससे जुड़ा हुआ जो दूसरा बड़ा इशू है वो है कोरोना वायरस का। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि दूसरी जो लहर है वो बड़ी तेजी से उसमें शिद्दत आ रही है। अब उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक और ट्वीट की, वो बड़ी अहम है, मैं आपके सामने ज़रा वो रखना चाहता हूँ, पढ़ के सुनाना भी चाहता हूँ। उन्होंने आज ये कहा कि पाकिस्तान में वबा की दूसरी लहर के आदाद शुमार तशवीशनाक हैं। गुज़श्ता 15 रोज़ में वेंटिलेटर्स के मोहताज मरीजों की तादाद में होने वाला इजाफा कुछ यूं है: पेशावर में 200%, मुल्तान 200%, कराची 148%, लाहौर 114% और इस्लामाबाद 65%। इस्लामाबाद और मुल्तान के 70% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल हैं। ये नहायत ही गंभीर सूरत हाल है। नाज़रीन, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, अब ये सूरत हाल आपके सामने है, मज़ीद तर ख़राब होती जा रही है। आपका अभी भी मुल्तान का जलसा रहता है, लाहौर का जलसा रहता है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे इन हालात में? वो जलसा जब होगा तो वो तो मज़ीद जो है वो जलती वो तेल फेंकने के मुतरादिफ है। क्या सोचा है आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब से 3 मैं बातें करूंगा। एक, इन्होंने जो कोरोना का अपने SOPs थे, हुकूमत उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकी। इमरान खान साहब सिर्फ ट्वीट्स के ऊपर ही हुकूमत चलाते हैं। अगर ट्वीट्स की दुनिया से वो बाहर निकले और अमली दुनिया में आए तो आज भी इस्लामाबाद की कोसार मार्केट में जाके देख लें, आपको नजर आएगा कितने लोगों ने मास्क पहने हुए। आप F7 में चले जाएं, जना सुपर में जाके देख लें, किसी शॉपिंग मॉल में जाके देख लें, सेंटोरस के किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाके देख लें, बाकी छोटे रेस्टोरेंट्स में देख लें, आपको मास्क नहीं नजर आएंगे। मसाजिद में जाके देख लें, आपको SOPs वहां पे नजर आएंगे, कितने को वहां पे हो रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा, जीरो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की, अपनी नालायकी और नाअहली एक तरफ। दूसरी बात आ गई पॉलिटिकल। अब हुआ ये है कि इनकी क्रेडिबिलिटी जो है अपोजिशन जमात और अपोजिशन जमातों के जितने भी फॉलोवर्स हैं और पाकिस्तान की आवाम, उनमें इस वक्त इनकी जीरो क्रेडिबिलिटी है। वो ये समझ रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है जलसों से और इन चीजों से घबरा गई। हो सकता है सिचुएशन ये ना हो सकता है कि वाकई, बल्कि मैं समझता हूं कि कोरोना की सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन के बीच में हमें SOPs ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करने भी पड़ेंगे जलसों में लोगों को। कह रहे हैं कि फिगर्स दुरुस्त नहीं हो सकते और फिगर्स में भी गड़बड़ हो सकती है। मैं प्राइम मिनिस्टर की जो क्रेडिबिलिटी है, व्हेन इट कम्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, जो कि खुद पार्टी है, जो कि कोशिश कर रहा है कि जलसे ना हो, जिसने कोशिश की कि अपोजिशन के इज्तिमा ना हो, पहले डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, अब नैब से होता होता सब कुछ अब कोरोना प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आ गए। अब वो कोरोना को यूज कर रहे हैं और कोरोना की सर के ऊपर अपनी सियासत सीधी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कोरोना की वजह से आप लोग जलसे मत करें। नो वन इज बाइंग। मलिका साहब, क्रेडिबिलिटी इश्यूज हैं। जब नंबर्स देती हैं वो कहते हैं क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी में कमी है तो हमें नहीं मालूम कि वाकई में सूरत हाल इतनी गंभीर है कि नहीं है। इसका क्या करें? देखिए फात, पहली बात तो ये है कि जो इनका पूरा रवैया है, PDM की जो अलायंस की पॉलिटिकल पार्टीज, इनका सारा जो रवैया है कोरोना की वबा के फैलाव की तरफ, उसकी हम आपके प्रोग्राम से मजम्मत करना चाहते हैं और इनके बयानिए की भी मजम्मत करना चाहते हैं। देखिए, बात यह है कि ये अवामी नुमाइंदे हैं, मेंबरान पार्लियामेंट है, इक्तदार में रह चुके हैं, पाकिस्तान के आइन के ऊपर हल्फ उठाया है कि पाकिस्तान की आवाम की जान की हिफाजत करेंगे, पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत करेंगे, उनके रोजगार की, उनके माल की। ये अवामी नुमाइंदे पाकिस्तान की आवाम के लिए एग्जाम्पल होने चाहिए थे, लेकिन ये अपनी जातियात की वजह से फहद पाकिस्तान की आवाम की जान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और इससे साफ इनका जो सारा नैरेटिव है वो एक्सपोज हो रहा है। आप नंबर्स की बात करते हैं, आप दुनिया के अंदर देखें, आज ही अमेरिका के अंदर 2000 अमवात हुई हैं, इटली के अंदर कोरोना फिर फैल गया है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर लॉकडाउन की सूरत हाल है, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की सेकेंड वेव आ चुकी है और ये हकायक से वाकिफ है, ये इतने बाशऊर हैं, इनको ये बात समझ आ रही है, ये इक़्तिदार रह चुके हैं कि इससे अवाम पॉइंट आ गया आपका। मेरा वक्त खत्म हो गया मलिका साहब, पॉइंट आपका आ गया, आपका वक्त खत्म। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नाज़रीन, जलसे की तो बात हुई, लेकिन कोरोना के हवाले से सूरत हाल वाकई में गंभीर होती जा रही है और हमें बहुत ज़रूरी हम सब पे कि मास्क पहने और SOPs को फॉलो करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।